प्रस्तावना मेरे पाठकों के लिए। पिछले साल मेरी परिकथा पुस्तक द पैचवर्क गर्ल ऑफ ओज की बहुत ही उल्लेखनीय सफलता ने मुझे आश्वस्त किया है कि मेरे पाठकों को ओज की कहानियाँ सबसे अच्छी लगती हैं, जैसा कि एक छोटी लड़की ने मुझे लिखा था। तो यहाँ मेरे प्यारे एक नई ओज कहानी है जिसमें एनसोफोथ उगाबू की रानी का परिचय दिया गया है, जिसकी टिकटॉक ने हमारे पुराने परिचित नोम किंग को जीतने में सहायता की थी। ये बेट्सी बॉबिन के बारे में भी बताती है और कैसे कई रोमांचों के बाद वह आखिरकार ओज की अद्भुत भूमि पर पहुंची। द टिकटॉक मैन ऑफ ओज नामक एक नाटक है, लेकिन यह टिकटॉक ऑफ ओज की इस कहानी जैसा नहीं है। हालांकि इस पुस्तक में दर्ज कुछ रोमांच साथ ही कई अन्य ओज पुस्तकों में दर्ज रोमांच नाटक में शामिल हैं। जिन लोगों ने नाटक देखा है और जिन्होंने अन्य ओज पुस्तकें पढ़ी हैं, उन्हें इस कहानी में बहुत सारे अजीब चरित्र और रोमांच मिलेंगे जिनके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सुना होगा। बच्चों से मुझे जो पत्र मिले हैं, उनमें मुझसे एक ऐसी कहानी लिखने की तत्काल अपील की गई है जो ट्रॉट और कैप्टन बिल को ओज की भूमि पर ले जाएगी, जहां वे डोरोथी और ओज़मा से मिलेंगे। साथ ही उन्हें लगता है कि बटन ब्राइट को ओजो द लकी से परिचित होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, मुझे इन मामलों पर डोरोथी के साथ वायरलेस के माध्यम से बात करनी होगी, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे मैं ओज की भूमि से संवाद कर सकता हूँ। जब मैंने उससे इस विचार के बारे में पूछा, तो उसने जवाब दिया, क्यों, क्या तुमने नहीं सुना? मैंने कहा, नहीं। ठीक है, वायरलेस पर संदेश आया, मैं तुम्हें इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा धीरे धीरे, और फिर तुम बच्चों को पढ़ने के लिए उस कहानी की एक किताब बना सकते हो। इसलिए अगर डोरोथी अपनी बात रखती है और मुझे एक और ओज किताब लिखने की अनुमति मिलती है, तो आप शायद ये जान पाएंगे कि प्रसिद्ध एमरल्ड सिटी में ये सभी पात्र कैसे एक साथ आए। इस बीच मैं अपने सभी छोटे दोस्तों को बताना चाहता हूँ, जिनकी संख्या हर साल कई हजारों की संख्या में बढ़ रही है, कि मैं उनकी किताबों के लिए उनके द्वारा किए गए उपकार और मुझे लगातार मिल रहे सुखद छोटे छोटे पत्रों के लिए बहुत आभारी हूँ। मुझे लगभग यकीन है कि अमेरिका के बच्चों में मेरे उतने ही दोस्त हैं जितने किसी भी जीवित कहानीकार के हैं, और ये निश्चित रूप से मुझे बहुत गर्व और खुशी देता है। अध्याय 1 एन की सेना। मैं नहीं करूंगी, एन चिल्लाई, मैं फर्श नहीं झाड़ूंगी। यह मेरी शान के खिलाफ है। किसी को तो इसे साफ करना ही होगा, एन की छोटी बहन सैली ने जवाब दिया, नहीं तो हम जल्द ही धूल में लौट रहे होंगे। और तुम सबसे बड़ी हो और परिवार की मुखिया हो। मैं उगाबू की रानी हूँ, एन ने गर्व से कहा। लेकिन उसने आह भरते हुए कहा, मेरा राज्य पूरे उस देश में सबसे छोटा और सबसे गरीब है। ये बिल्कुल सच था। पहाड़ों में दूर ओज के खूबसूरत परिलोक के एक कोने में एक छोटी सी घाटी है जिसका नाम उगाबू है, और इस घाटी में कुछ लोग रहते थे जो आमतौर पर खुश और संतुष्ट रहते थे और कभी भी पहाड़ी दर्रे को पार करके देश के ज्यादा बसे हुए हिस्सों में भटकने की परवाह नहीं करते थे। वे जानते थे कि पूरे ओज पर उनके अपने इलाके सहित ओज़मा नाम की एक खूबसूरत राजकुमारी का शासन था, जो शानदार एमरल्ड सिटी में रहती थी। फिर भी उगाबू के सीधे सादे लोग कभी ओज़मा से मिलने नहीं जाते थे। उनका अपना एक शाही परिवार था, खास तौर पर उन पर शासन करने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ गर्व की बात के तौर पर। ओज़मा ने अपने देश के अलग अलग हिस्सों में राजा, रानी और सम्राट वगैरह रखने की इजाज़त दी, लेकिन सभी पर एमरल्ड सिटी की प्यारी लड़की रानी का शासन था। उगाबू का राजा जोल जेमकिफ सोफोथ नाम का एक आदमी हुआ करता था, जिसने कई सालों तक विवादों का निपटारा करने और अपने लोगों को ये बताने का काम किया कि गोभी कब लगानी है और प्याज का अचार कब बनाना है। लेकिन राजा की पत्नी की जुबान तीखी थी और वह अपने पति राजा के प्रति बहुत कम सम्मान रखती थी। इसलिए एक रात राजा जोल दर्रे से होते हुए ओज की भूमि में घुस गया और उगाबू से हमेशा के लिए गायब हो गया। रानी ने उसके लौटने का कुछ साल तक इंतजार किया और फिर उसकी तलाश शुरू कर दी। अपनी सबसे बड़ी बेटी एनसोफोथ को रानी के रूप में काम करने के लिए छोड़ दिया। अब एन भूली नहीं थी कि उसका जन्मदिन कब आता है, क्योंकि इसका मतलब था पार्टी, दावत और नाच गाना, लेकिन वो ये भूल गई थी कि जन्मदिन कितने साल पहले मनाया जाता है। एक ऐसे देश में जहां लोग हमेशा रहते हैं, इसे पछतावे का कारण नहीं माना जाता है,
इसलिए हम सही मायने में कह सकते हैं कि उगाबू की रानी एंजेली बनाने के लिए काफ़ी बूढ़ी थी और उसने इसे यहीं छोड़ दिया। लेकिन वह जेली नहीं बनाती थी या घर के कामों में अपनी क्षमता से ज़्यादा मदद नहीं करती थी। वह एक महत्वाकांक्षी महिला थी और हमेशा इस बात से नाराज रहती थी कि उसका राज्य इतना छोटा था और उसके लोग इतने मूर्ख और उद्यमहीन थे। अक्सर वह सोचती थी कि दर्रे के पार ओस की अद्भुत भूमि में उसके पिता और माँ का क्या हुआ होगा, और ये तथ्य कि वे उगाबू में वापस नहीं लौटे एन को संदेहास्पद बनाता था कि उन्हें रहने के लिए एक बेहतर जगह मिल गई है। इसलिए जब सेले ने महल के लिविंग रूम का फर्श साफ करने से मना कर दिया और एन ने भी उसे साफ नहीं किया, तो उसने अपनी बहन से कहा, मैं जा रहा हूँ। उगाबू का ये बेतुका साम्राज्य मुझे थका देता है। जाओ, अगर तुम जाना चाहती हो, सेले ने उत्तर दिया, लेकिन ये स्थान छोड़कर जाना तुम्हारी मूर्खता है। क्यों? एन ने पूछा। क्योंकि ओस की भूमि में, जो ओज़मा का देश है, तुम कुछ भी नहीं होगे, जबकि यहाँ तुम एक रानी हो। ओह हाँ, 18 पुरुषों, 27 महिलाओं और 44 बच्चों की रानी। एन ने कड़वाहट से कहा। ठीक है, निश्चित रूप से ओस की महान भूमि में इससे ज्यादा लोग हैं, सेली ने हंसते हुए कहा। तुम एक सेना क्यों नहीं खड़ी करती और उन्हें जीत लेती और पूरे ओस की रानी बन जाती? उसने पूछा, एन को ताना मारने और उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हुए। फिर उसने अपनी बहन की तरफ मुंह बनाया और झूला झूलने के लिए पिछवाड़े में चली गई। हालांकि उसके मजाक भरे शब्दों ने रानी एन को एक विचार दिया था। उसने सोचा कि ओस को एक शांतिपूर्ण देश बताया गया था और ओज़मा एक साधारण लड़की थी जो सभी के साथ सौम्यता से शासन करती थी और उसकी आज्ञा का पालन करती थी क्योंकि उसके लोग उससे प्यार करते थे। उगाबू में भी कहानी सुनाई गई थी कि ओज़मा की एकमात्र सेना में 27 अच्छे अधिकारी थे जो सुंदर वर्दी पहनते थे, लेकिन उनके पास कोई हथियार नहीं था क्योंकि लड़ने वाला कोई नहीं था। एक बार अधिकारियों के अलावा एक निजी सैनिक था, लेकिन ओज़मा ने उसे कैप्टन जनरल बना दिया था और उसकी बंदूक छीन ली थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह गलती से किसी को चोट न पहुंचा दे। जितना अधिक एन ने इस मामले के बारे में सोचा उतना ही उसे यकीन हो गया कि उसकी भूमि पर विजय प्राप्त करना और खुद को शासक के रूप में स्थापित करना आसान होगा। ओज़मा की जगह, अगर उसके पास ऐसा करने के लिए सेना होती, उसके बाद वह दुनिया में जा सकती थी और दूसरे देशों पर विजय प्राप्त कर सकती थी, और फिर शायद वह चांद पर जाने का रास्ता खोज सकती थी और उसे जीत सकती थी। उसके पास एक युद्धप्रिय भावना थी जो आलस्य के बजाय परेशानी को तरजीह देती थी। ये सब सेना पर निर्भर करता है, एन ने फैसला किया। उसने अपने मन में अपने राज्य के सभी लोगों की गिनती ध्यान से की। हाँ, कुल मिलाकर वे 18 थे। इससे कोई बहुत बड़ी सेना नहीं बनेगी, लेकिन ओज़मा के निहत्थे अधिकारियों को आश्चर्यचकित करके उसके लोग उन्हें आसानी से वश में कर सकते थे। सज्जन लोग हमेशा उन लोगों से डरते हैं जो शेखी बघारते हैं, एन ने खुद से कहा। मैं कोई खून नहीं बहाना चाहती, क्योंकि इससे मेरी नसें हिल जाएंगी और मैं बेहोश हो सकती हूँ। लेकिन अगर हम धमकी देते हैं और अपने हथियार दिखाते हैं तो मुझे यकीन है कि ओस के लोग मेरे सामने घुटने टेक देंगे और आत्मसमर्पण कर देंगे। ये तर्क, जिसे उसने एक से अधिक बार अपने आप से दोहराया, ने अंततः उगाबू की रानी को साहसिक कार्य करने के लिए प्रेरित किया। जो कुछ भी हो, उसने सोचा, इस दयनीय घाटी में बंद रहकर फर्श साफ करने और सिस्टर सेले के साथ झगड़ा करने से ज्यादा मुझे कोई दुख नहीं हो सकता, इसलिए मैं सब कुछ जोखिम में डालूंगी और जो भी संभव होगा, जीतूंगी। उसी दिन से उसने अपनी सेना का गठन शुरू कर दिया। वह जिस पहले व्यक्ति के पास पहुंची, उसका नाम जो एप्पल था, जिसे ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उसके पास सेब का बगीचा था। जो, एन ने कहा, मैं दुनिया को जीतने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी सेना में शामिल हो जाओ। जो एप्पल ने कहा, मुझसे ऐसा मूर्खतापूर्ण काम करने को मत कहिए, क्योंकि मुझे विनम्रतापूर्वक महाराज को मना करना होगा। मेरा आपसे पूछने का कोई इरादा नहीं है। मैं आपको उगाबू की रानी के रूप में शामिल होने का आदेश दूंगी, एन ने कहा। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि मुझे आज्ञा माननी ही होगी, उस आदमी ने उदास स्वर में कहा।
लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस बात पर विचार करें कि मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण नागरिक हूँ और इसी कारण से मुझे उच्च पद का पद मिलना चाहिए। आप एक जनरल बनेंगे, एन ने वादा किया, सोने के पट्टों और तलवार के साथ। उसने पूछा। बेशक, रानी ने कहा। 21,111.4540। फिर वह अगले आदमी के पास गई, जिसका नाम जोबन था, क्योंकि वह एक बगीचे का मालिक था, जहां पेड़ों पर बहुत सारी किस्म की, गर्म और ठंडी दोनों तरह की ग्राहम बंस और गेहूं बंस उगती थीं। जो एन ने कहा, मैं दुनिया को जीतने जा रहा हूँ और मैं तुम्हें मेरी सेना में शामिल होने का आदेश देता हूँ। असंभव, उसने कहा। वन की फसल तो तोड़नी ही पड़ेगी। अपनी पत्नी और बच्चों को चुनने दीजिए, एन ने कहा। लेकिन मैं बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ, महाराज, उन्होंने विरोध व्यक्त किया। इस कारण से तुम मेरे सेनापतियों में से एक होगे और सोने की लठ वाली टोपी पहनोगे और अपनी मूंछें तानोगे तथा लंबी तलवार चलाओगे, उसने वादा किया। इसलिए उसने सहमति दे दी, हालांकि यह उसकी इच्छा के विरुद्ध था, और रानी अगले कॉटेज में चली गई। यहाँ जो कौन रहता था, जिसे ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उसके बगीचे के पेड़ों पर बहुत बढ़िया आइसक्रीम कोन की फसलें उगती थीं। जो एन ने कहा, मैं दुनिया को जीतने जा रहा हूँ और तुम्हें मेरी सेना में शामिल होना होगा। माफ करें, कृपया, जो कौन ने कहा। मैं एक बुरा योद्धा हूँ। मेरी अच्छी पत्नी ने मुझे सालों पहले हरा दिया था, क्योंकि वह मुझसे बेहतर लड़ सकती है। महाराज, मेरी जगह उसे ले लो और मैं इस उपकार के लिए आपको आशीर्वाद दूंगा। यह अवश्य ही पुरुषों की एक सेना होगी, भयंकर, क्रूर योद्धा, एन ने उस सौम्य छोटे आदमी की ओर कठोरता से देखते हुए कहा। और आप मेरी पत्नी को यहीं उगाबू में छोड़ देंगे? उसने पूछा। हाँ, और तुम्हें जनरल बना दिया जाएगा। मैं जाऊंगा, जो कौन ने कहा, और एन जो क्लॉक की झोपड़ी में चली गई, जिसके पास घड़ी के पेड़ों का एक बाग था। इस आदमी ने पहले तो जोर देकर कहा कि वह सेना में शामिल नहीं होगा, लेकिन रानी एन ने उसे जनरल बनाने का वादा किया और आखिरकार उसकी सहमति मिल गई। आपकी सेना में कितने जनरल हैं? उन्होंने पूछा। अब तक 4, एन ने उत्तर दिया। और सेना कितनी बड़ी होगी? उनका अगला प्रश्न था। उन्होंने कहा, मैं उगाबू के सभी 18 पुरुषों को इसमें शामिल करना चाहती हूँ। तो 4 जनरल ही काफ़ी हैं, जो क्लॉक ने घोषणा की। मैं आपको सलाह देता हूँ कि बाकी को कर्नल बना दें। एन ने उनकी सलाह का पालन करने की कोशिश की। अगले 4 लोगों से वह मिलने गई, जो प्लम, जो एग, जो बेंजो और जो चीज़ थे, जिनका नाम उनके बगीचों में लगे पेड़ों के नाम पर रखा गया था। उसने अपनी सेना के कर्नल बनाए, लेकिन 5वें व्यक्ति, जो नेल्स ने कहा कि उगाबू की सेना में कर्नल और जनरल का पद बहुत आम हो गया है और वह मेजर बनना पसंद करता है। इसलिए जो नेल्स, जो केक, जो हैम और जो स्टॉकिंग्स चारों को मेजर बनाया गया, जबकि अगले 4 जो सैंडविच, जो पैडलॉक, जो संडे और जो बटन्स को सेना का कैप्टन नियुक्त किया गया। लेकिन अब रानी एन दुविधा में थी। उगाबू में सिर्फ 2 आदमी बचे थे, और अगर उसने इन 2 को लेफ्टिनेंट बना दिया, जबकि 4 कैप्टन, 4 मेजर, 4 कर्नल और 4 जनरल थे, तो उसकी सेना में ईर्ष्या होने की संभावना थी, और शायद विद्रोह और भगोड़े भी हो सकते थे। इनमें से एक व्यक्ति जो कैंडी था, और वह बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था। कोई भी वादा उसे लुभा नहीं सकता था, न ही कोई धमकी उसे हिला सकती थी। उसने कहा कि उसे जैक्सन बॉलर्स, लेमन ड्रॉप्स, बोनबोन्स और चॉकलेट क्रीम की अपनी फसल काटने के लिए घर पर ही रहना होगा। इसके अलावा उसके पास क्रैकर जैक और बटर पॉपकॉर्न के बड़े खेत थे जिन्हें काटना और त्रस करना था, और उसने ठान लिया था कि वह दुनिया को जीतने के लिए दूर जाकर ओगाबू के बच्चों को निराश नहीं करेगा और इस तरह कैंडी की फसल को बर्बाद नहीं होने देगा। जो कैंडी को इतना जिद्दी पाकर रानी एन ने उसे अपनी मर्जी से चलने दिया, और उगाबू में 18वें और आखिरी आदमी के घर की ओर अपनी यात्रा जारी रखी, जो फाइल्स नाम का एक युवा साथी था। इस फाइल्स के पास 12 पेड़ थे जिन पर विभिन्न प्रकार की स्टील की फाइलें थीं, लेकिन उसके पास 9 पुस्तक वृक्ष भी थे, जिन पर कहानी पुस्तकों का एक बेहतरीन संग्रह उगता था। यदि आपने कभी पेड़ों पर किताबें उगते हुए नहीं देखी हैं, तो मैं समझाता हूँ कि जो फाइल्स के बगीचे में वे चौड़ी हरी भूसी में बंद थीं,
जो पूरी तरह से पकने पर गहरे लाल रंग की हो जाती थीं। फिर किताबों को तोड़कर छीला जाता था और पढ़ने के लिए तैयार किया जाता था। अगर उन्हें बहुत जल्दी तोड़ दिया जाता तो कहानियां भ्रमित और अरुचिकर लगती थीं और वर्तनी खराब होती थी। हालांकि अगर पूरी तरह से पकने के बाद कहानियां पढ़ने में अच्छी थीं और वर्तनी और व्याकरण उत्कृष्ट थे। फाइल्स ने अपनी किताबें उन सभी को मुफ्त में दी जो उन्हें चाहते थे, लेकिन उगाबू के लोगों को किताबों से कोई मतलब नहीं था और इसलिए उन्हें उनमें से ज़्यादातर किताबें खुद ही पढ़नी पड़ीं, इससे पहले कि वे खराब हो जाएं। क्योंकि जैसा कि आप शायद जानते हैं, जैसे ही किताबें पढ़ी गईं, शब्द गायब हो गए और पत्ते मुरझा गए, जो पेड़ों पर उगने वाली सभी किताबों का सबसे बुरा दोष है। जब रानी एन ने इस युवा व्यक्ति फाइल्स से बात की, जो बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी दोनों था, तो उसने कहा कि उसे लगता है कि दुनिया को जीतना बहुत मजेदार होगा। लेकिन उसने रानी का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया कि वो उनकी सेना के अन्य लोगों से कहीं बेहतर था। इसलिए वो उनके जनरल या कर्नल या मेजर या कैप्टन में से एक नहीं होगा, बल्कि एकमात्र निजी होने का सम्मान प्राप्त करेगा। एन को यह विचार बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे अपनी सेना में एक निजी सैनिक रखने से नफरत है, उसने कहा, वे बहुत आम हैं। मुझे बताया गया है कि राजकुमारी ओज़मा के पास एक बार एक निजी सैनिक था, लेकिन उसने उसे अपना कैप्टन जनरल बना दिया, जो इस बात का अच्छा सबूत है कि निजी सैनिक की ज़रूरत नहीं थी। ओज़मा की सेना लड़ती नहीं है, फाइल्स ने जवाब दिया, लेकिन आपकी सेना को दुनिया को जीतने के लिए पूरी ताकत से लड़ना होगा। मैंने अपनी किताबों में पढ़ा है कि हमेशा निजी सैनिक ही लड़ते हैं, क्योंकि कोई भी अधिकारी कभी भी दुश्मन का सामना करने के लिए पर्याप्त बहादुर नहीं होता। इसके अलावा ये भी तर्क है कि आपके अधिकारियों के पास आदेश देने और उन्हें आदेश देने के लिए कोई होना चाहिए, इसलिए मैं ही वह व्यक्ति होऊंगा। मैं दुश्मन को काटकर मार डालना चाहता हूँ और हीरो बनना चाहता हूँ। फिर जब हम उगाबू लौटेंगे तो मैं बच्चों से सारे मार्बल छीन लूंगा और उन्हें पिघलाकर अपनी एक मार्बल मूर्ति बनाऊंगा जिसे सभी देखेंगे और प्रशंसा करेंगे। एन प्राइवेट फाइल्स से बहुत खुश थी। वह वाकई एक ऐसा योद्धा लग रहा था जिसकी उसे अपने उद्यम में जरूरत थी, और जब फाइल्स ने उसे बताया कि उसे पता है कि बंदूक का पेड़ कहाँ उगता है और वो तुरंत वहां जाएगा और पेड़ से सबसे बड़ी और पकी हुई बंदूक उठाएगा, तो उसकी सफलता की उम्मीदें अचानक बढ़ गईं।